तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अगले चैप्टर से, जो कि है तुगलक वंश से। तो हमेशा की तरह आज भी हम पहले अपने नोट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम इसके एमसीक्यूज को लगाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अलाउद्दीन ने सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना तुर्क था जो बलबन का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करने उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसे उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूला जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ किया गया। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर मुक्त जागीरें दी गई। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल एवं बटाई की प्रथा प्रचलित रही। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर न देने वालों, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिए गए। बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़ियों को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखें। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक रहे, सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान अमीर एकोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर के निजामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुताबाबाद रखा तथा मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद। देवगिरी को कुव्वते उल इस्लाम भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई। बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं को विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला है दोआब में कर वृद्धि, दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा खुरासान पर आक्रमण और पांचवा कराची की ओर का अभियान। इब्न बतूता 1333 से 1347 मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया।
बाद में 1342 में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता की किताब उल रहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था, जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1391 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के लिए गुणों की योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी अर्थात बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों में के धार्मिक कर्तव्यों एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, जो गरीब मुसलमानों तथा अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की थी और उसमें कुशल हकीम रखे थे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसने दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगाना का गठन किया गया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक विभाग निर्माण की स्थापना की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का एक नया आजादपुर तथा पंडवा का नया नाम फिरोजाबाद रखा था। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी शहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी 96 मील लंबी थी, जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी घाघरा से फिरोजाबाद तक जाती थी। पांचवी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक के शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपने पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फल लगाए थे।
उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों मेरठ और टोपरा, जो अब अम्बाला जिले में है, दिल्ली से लाया गया था। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया था। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले करके एक टीले वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू राज अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित कराया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। उसने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। आइए चलते हैं अगले पेज की ओर। नासिरुद्दीन मोहम्मद ने तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह समय था 1398 ईस्वी का। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक दोनों वंशों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 में सरदारों ने दौलत खां को ही तुगलक दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसे दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। तो इस प्रकार से ये तुगलक वंश का हमारा जो नोट्स था वो पूरा हुआ। अब आइए हम इससे संबंधित जो MCQs है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका, गाजी मलिक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक का वंश प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसे उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? बहुत ही आसान सा सवाल है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, तुगलक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित में पहला शासक कौन था? बहुत ही आसान सा उत्तर है इसका भी, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकद्दम या खूंटों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर प्रारंभ किया।
ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया, भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तुगलक वंश। इसके लिए आपको याद करने से अच्छा है कि आपको ये जितने भी वंश हैं उनके जो कब से कब तक उन्होंने शासन किया, इसको आप याद कर लें। जैसे गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी ने 1290 से 1320 तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 से 1526 ईस्वी तक और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक शासन था। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। अभी अभी हमने अपने नोट्स में पढ़ा। इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमीर एक को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? अगर आप लोगों ने नोट्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखें, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अगर आपने नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो बिना ऑप्शन के भी आप इसके उत्तर को बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है दीवानी को ही किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी? बताइए, कोशिश किया करिए कि आप लोग पहले ऑप्शन को ना देखें, पहले आंसर बता दें। तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने कोही किससे संबंधित है? प्रश्न 8। दीवाने कोही किससे संबंधित है? दीवाने कोही जो संबंधित है वो है मोहम्मद तुगलक से। सारा अभी हम लोगों ने नोट्स में पढ़ा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। राजधानी दिल्ली से ले गया, क्या ले गया? अच्छा, राजधानी उसने मतलब कहाँ बदल दी थी? दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज और लाहौर। तो उसने कहाँ ले गया था? दौलताबाद लेकर चला गया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। किसने दिया था? फिरोज तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सुल्तान मुबारक ने या फिर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने? बहुत ही आसान सा जवाब है इसका, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगले प्रश्न 11 की ओर चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। वो जो 5 कार्य जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए हैं, उन 5 कार्यों को आप याद कर लीजिए। वही 5 क्वेश्चन वहीं से तैयार हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उस समय एक विशिष्ट पहचान बनी रही। बर्नी के अनुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में कैरावत खां के समय सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, यद्यपि वहां वह प्रयोग असफल हुआ, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों को यह भी कहना है कि उस समय संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी हो गई थी। इस कारण से उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? बहुत ही आसान सा उत्तर है, किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो बताइए, बर्नी ने यह किस सुल्तान के लिए कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए उन्होंने यह बात कही थी।
अगला प्रश्न चलते हैं जो कथन और कारण वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर है ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी कथन और कारण वाले हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई और कारण दिया है मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो इसका सही जवाब है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर की सही व्याख्या है ए की जो सही व्याख्या है वो आर कर रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूरे देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासन में आया था? कौन था? मूर देश का यात्री कौन था? इब्न बतूता था। और वो किसके शासनकाल में आया था? तो वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोरक्को का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? अभी अभी हमने पढ़ा, कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? आसान सा प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया था? डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने दिया था? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन जो है वो इब्न बतूता ने दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार से निर्वासित किया गया था, उन्हें कहाँ दफनाया गया है? तो उन्हें कहाँ दफनाया गया है? नालंदा में दफनाया गया है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ नया सा फैक्ट इसमें लग रहा है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक्र की मृत्यु 1592 में बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? बहुत ही आसान सा है, इसे हमने नोट्स में अपने पढ़ा है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न 22 की ओर। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई व उन्हें राजा से मुक्ति मिल गई? तो बहुत ही आसान सा जवाब है इसका भी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ था। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित करके तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में ही सुल्तान बीमार पड़ा और थट्टा के निकट 20 मार्च 1351 को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। अगले प्रश्न 23 की ओर चलते हैं। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई? अभी अभी हमने पढ़ा है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 24 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका सही ऑप्शन है फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी अर्थात बेरोजगारी की समस्या को हल करने का जो है वो प्रयत्न किया था। अब अगले प्रश्न 25 की ओर चलते हैं।
बेरोजगारी के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कॉलोनी की स्थापना की? तो अभी अभी हमने पढ़ा किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और वह इसके लिए विभाग दीवान खैरात की स्थापना भी की थी। तो किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? किसे था गुलामों का शौक, किसे था? ये हमने अभी अभी अपने नोट्स में पढ़ा था, देखा होगा आपने। तो किसे था? फिरोज तुगलक को। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100% के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज शाह का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग आरीज विभाग स्थापित किया था। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत जवाब है। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। बिल्कुल भी नहीं। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। ये भी गलत जवाब है। अगला है, फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था। ये बिल्कुल सही जवाब है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने करवाई? तो आप सभी को पता है कि सब किसने करवाई थी। सही ऑप्शन है डी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 30। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? आप याद रखेंगे कि अगर मध्यकालीन में थोड़ा कुछ नया जैसा जो कुछ भी हुआ है ना, तो लगभग अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है और कुछ लगाना है और अगर फिरोज शाह तुगलक का नाम दिया है तो जनरली फिरोज शाह तुगलक ही उसका आंसर होगा। तो किसने करवाया था नहरों का जाल? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहर का निर्माण करवाया था? तो सबसे ज्यादा निर्माण यानी कि नहरों का जाल जो है वो किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। हक के शर्व अर्थात सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? किसने सिंचाई पर कर लगाया था? तो वो भी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था और उसका ये कहना था कि अगर कोई शाही जो नहर बनवाए गए हैं, शाही नहर से अगर कोई पानी लेता है तो उसे सिंचाई कर देना पड़ेगा। और सिंचाई कर के रूप में उसने क्या कहा था कि कितना देना है? जितनी भी उपज होगी उसका 1/10 भाग देना होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 33। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। प्रश्न 34 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो इसमें भी आप देखिए ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। प्रश्न 35 की ओर चलते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेक दिल्ली कौन लेकर आया था? कौन लेकर आया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी या फिर सिकंदर लोदी? तो कौन लेके आया था? फिरोज शाह तुगलक लेकर आया था। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने पर भी बहुत ध्यान
दिया था। उसने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल में तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदूराव अस्पताल के निकट एक टिले कश शिकार या आखेट स्थान पर पुनः स्थापित करवाया। प्रश्न 36 की ओर चलते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? अभी अभी हमने पूरा डिटेल पढ़ा है। तो किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लेकर आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचारों को बेहतर तरीके से समझ सके? तो किसने किया था? ऑप्शन बी सही है, फिरोज तुगलक ने किया था। राज्य के खर्च पर हज की स्थापना करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो हज पर भेजने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अगला प्रश्न देखते हैं 39। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? क्या था दार उल शफा? क्या एक दानशाला थी, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, तीर्थयात्रियों के लिए अतिथि गृह था? तो हमने अपने नोट्स में पढ़ा था कि ये क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद जो था वो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। आइए हम पढ़ते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या दिया हुआ है। नासिरुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा तथा फिरोज ने एक अन्य पुत्र नुसरत ने दिल्ली में चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया। दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में ही मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था कि शहंशाह की दिल्ली सल्तनत से पालक तक फैली हुई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तैमूर ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक और महमूद बिन तुगलक। देखिए अभी अभी हमने अपने नोट्स में पढ़ा था कि तैमूर ने आक्रमण कब किया था? नासिरुद्दीन महमूद के, और इसमें कोई ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। आइए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के काल में 1398 में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपयुक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत है। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो कब किया था? अभी अभी हमने अपने नोट्स में भी पढ़ा और अपनी व्याख्या में भी पढ़ा, 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस राज्य की स्थापना हुई? तो आप इसको 2 तरीके से याद रख सकते हैं कि तैमूर के आक्रमण के पहले कौन था? तुगलक वंश था, और उसके बाद फिर कौन सा वंश आ गया? सैयद वंश की स्थापना हुई। तो तैमूर ने आक्रमण किया 1398 में। तब दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही उसने क्या किया? नष्ट कर दिया। और 1412 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलता खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने परास्त कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर ने आक्रमण के बाद 1414 में उसे दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। आखिरी प्रश्न है हमारा। निम्न
को उनके कालानुक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पहले कौन आया, उसके बाद किसका शासनकाल हुआ। तो आप इसे देखेंगे कि सबसे पहला किसका हुआ, रुकनुद्दीन का हुआ, फिर मुबारक खान, फिर फिरोज शाह तुगलक और उसके बाद आलम शाह। रुकनुद्दीन 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1391 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंशी उसका आलम शाह 1415 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। तो इस प्रकार आज का हमारा ये जो चैप्टर था वो पूरा हुआ और अब अगली क्लास में हम मिलेंगे लोदी वंश के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।